हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदशाला एकेडमी पर। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हमने उन सभी टॉपिक को कवर किया है जो आपके एग्जाम में सीधे टकरा सकते हैं। देखिए करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी और यूपी स्पेशल के सभी प्रश्नों को हमने इसमें समावेश किया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इससे पहले दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हमारे आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस न होने पाए। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, मई 2024 में भारत सरकार को किस देश के बंदरगाह के नवीनीकरण की जिम्मेदारी मिली है? ऑप्शन है फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर मॉरिशस। तो मई 2024 में भारत सरकार को किस देश के बंदरगाह की नवीकरण की जिम्मेदारी मिली दोस्तों? तो हमारा जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों आइए इसकी विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मई 2024 में भारत सरकार को श्रीलंका के कांके संतुरई बंदरगाह की नवीनीकरण की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। अगर बंदरगाह की बात करें दोस्तों, बंदरगाह का नाम है कांके संतुरई। वहीं सरकार की इस उपलब्धि को हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित किए जाने वाले प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों एक प्रश्न में आपके 2-3 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अगर यह 50 प्रश्नों का सेट है दोस्तों तो समझ लीजिए कि आपके 100 से 120 प्रश्न इसमें कवर होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एआई आधारित कौन से डिजिटल हेल्थ प्रमोटर को लॉन्च किया है? ऑप्शन है सारा, लीसा, देविका या फिर भारती। तो हमारा जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सारा। आइए जान लेते हैं विस्तार से। देखिए दोस्तों, अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सारा नामक एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर को लॉन्च किया है। सारा एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नीदरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्राजील। यह हमारा देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है जो कि करंट का क्वेश्चन है। तो 2 3 4 आपके करंट के क्वेश्चन यहाँ पर लगे हुए दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, नीदरलैंड। देख लेते हैं इसको डिटेल से दोस्तों। तो 22 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य जो है दोस्तों, नीदरलैंड के रॉटरडम में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का जो आयोजन दोस्तों वह रॉटरडैम में हुआ है। इस सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार एवं सहयोग पर चर्चा की गई है। इसका विषय जो है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने अपने गठन के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं? नाटो, WHO, विश्व बैंक या फिर संघाई सहयोग संगठन। तो हमारा जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा नाटो। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, 4 अप्रैल 2024 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। अगर नाटो की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या की बात करूं तो वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं। ठीक है। इस संगठन का गठन जो है अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। तो नाटो में कुल सदस्यों की संख्या 32 है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का गैर स्थायी सदस्य देश किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमारा जो है दोस्तों सदस्य देश के रूप में चुने गए हैं, यह पांचों देश जो है सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, उपर्युक्त में सभी। आइए देख लेते हैं विस्तार से इसको। देखिए यूएनएससी ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों की घोषणा की है। ये 5 देश कौन से हैं? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस हैं। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान द्वारा चुना गया है। यानी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक जो है इन्हें 2 वर्ष के लिए चुना गया है 5 अस्थायी सदस्यों को। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है?
ओपेक की बात कर रहा है दोस्तों, हमारा जो है ऑप्शन है ब्राजील, जापान, कांगो या फिर भारत। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, एक ऑप्शन इसमें से सही होने वाला है, तो वह कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है वह हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। आइए विस्तार से जान लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वर्तमान में इसमें देखिए 13 सदस्य हैं। कौन कौन से 13 सदस्य हैं? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर, कांगो और अंगोला। यह 13 सदस्य इसमें शामिल हैं ओपेक में। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। देखिए, यह जो है पुस्तक है लाइफ ऑन माई टर्म्स, किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा पर आधारित पुस्तक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह किसकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन है शरद पवार, शशि थरूर, चेतन भगत या फिर प्रणब मुखर्जी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाता है वह सही हो जाता है शरद पवार। देखिए दोस्तों, लाइफ ऑन माई टर्म शरद पवार की आत्मकथा है। इस पुस्तक में मराठा नेता शरद पवार ने 50 साल के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों का विस्तृत वर्णन किया है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, साहित्य से, संगीत से, चित्रकारी से या फिर नृत्य से। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी है दोस्तों, चित्रकारी से। राजा रवि वर्मा का संबंध जो है चित्रकारी से हुआ करता है था। देखिए दोस्तों, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इनका जन्म की बात करें तो 1848 में केरल में हुआ था, जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति, पौराणिक कथाओं, महाभारत और रामायण जैसे और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया है। 1904 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इन्हें ब्रिटिश एम्परर की ओर से कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। तो राजा रवि वर्मा का संबंध भारतीय चित्रकार से है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, आला गायन के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली कौन सी है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विशेष से यह प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है आला गायन किस क्षेत्र में गाई जाती है। तो इसका जो सही वाला उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आल्हा गायन उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गाई जाने वाली एक प्रमुख शैली है। देखिए दोस्तों, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? शोभना नारायण के संबंध की बात कर रहा है दोस्तों। कौन से नृत्य संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा वह सी हो जाएगा, शोभना नारायण जो है कथक से संबंधित है। देखिए दोस्तों, कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं और उससे संबंधित कुछ कलाकार हैं। आपके लिए मैंने लगा दिया है कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित कलाकार पूछे जाते हैं तो एक नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर भरतनाट्यम की बात कर लें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मिणी देवी, एस के सरोज, ये सभी लोग भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वहीं अगर कथक की बात कर लें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण और गोपी कृष्ण हैं। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री तथा राधा रेड्डी जी हैं। उड़ीसा ओडिसी डांस देखिए दोस्तों, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण और माधवी मुग्गल जी हैं। कथकली में मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, शांता राव, ये सभी कथकली के कलाकार हैं। वहीं मोहिनी अट्टम के लिए हेमा मालिनी, शांता राव, कल्याणी अम्मा तथा रागिनी देवी, ये मोहिनी अट्टम के कलाकार माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। जिन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लेकर रख लीजिएगा, उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, रेगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? रेगमा की बात कर रहा है दोस्तों, यह पूछ रहा है यह कहाँ का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से प्रश्न है दोस्तों, तो यह पूरे भारत से प्रश्न बनता है आपका। तो देखिए दोस्तों, अगर रेगमा की बात करें तो यह नागालैंड का एक लोक नृत्य है। देख लेते हैं विस्तार से इसके बारे में। रेगमा प्रमुख रूप से नागालैंड का लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक स्वयं एक स्वर में गूंज प्रभाव के साथ गाते हैं। ऐसा वे अपने हर्षित मनोदशा को दर्शाने के लिए करते हैं। रेगमा नागदा महोत्सव नवंबर के अंत में कृषि वर्ष के शुभ अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नागालैंड एक उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि नागालैंड हमारा उत्तर पूर्वी सेवन सिस्टर में आता है। दोस्तों, यह नवंबर माह में
के अंत तक मनाया जाता है कृषि वर्ष के शुभ अंत को चिन्हित करने के लिए? तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिसंबर हो गया, जनवरी में आपके एग्जाम इसके हो जाने हैं। देखिए दोस्तों, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा गुजरात। रण महोत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। हमारा 13वां प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। यह जो है पश्चिम क्षेत्र का जो है एक त्योहार है। यह जो है हिंदू पंचांग के अनुसार किस चैत्र मास की तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, प्रथम, चतुर्थ तिथि या फिर पंचम। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वह सही है, प्रथम। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके विस्तृत चर्चा करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की प्रथम तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे पच्चड़ी, उगादि और संवत्सर पर्वों के नाम से जाना जाता है। यह पर्व कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्य में मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है। यहाँ पर कुछ संस्थान के नाम दिए गए हैं, उसके आगे जगह बताया गया है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, यह कहाँ पर है दोस्तों? तो यह देखिए मेरठ में है। अगला, पिकअप लखनऊ में, राज्य चरम विकास विपणन निगम का आगरा में, यूपीएफसी कानपुर में। तो हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास है, यह हमारा मेरठ में नहीं पड़ता दोस्तों, यह हमारा पड़ता है लखनऊ में। तो आइए विस्तार से इसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जिसे लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान के नाम से जानते हैं, वो लखनऊ में स्थित है। वह राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड जो है आगरा में स्थित है। पिकअप भवन जो है लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थित है। ये सभी जो है अनुसंधान है और उससे जुड़े स्थान है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, यह आपसे पूछ रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, लखनऊ में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। यह उत्तर भारत का एकमात्र कार्यात्मक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, जो जैव प्रौद्योगिकी को फसलों की खेती, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल को समृद्ध कर रहा है। इसके साथ ही यह ऑर्गेनिक अम्ल, बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स के बृहद उत्पादन में योगदान करेगा। तो प्रथम बायोटेक पार्क जो है लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। यह उत्तर भारत का एकमात्र कार्यात्मक जैव पार्क होगा। देखिए दोस्तों, यूपी स्पेशल से प्रश्न यहाँ पर जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराने की संभावना रखते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। देखिए दोस्तों, यह करेंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना कहाँ पर हो रही है? वाराणसी, बांदा, झांसी या फिर बरेली? तो इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाता है वह ऑप्शन हो जाता है बी, झांसी। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद की एक अधिनियम संख्या 10/2014 द्वारा स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबद्ध विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना है। कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि जिलों में भी इसकी खेती की जा रही है। चलिए आगे मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या फिर मथुरा? चार ऑप्शन है, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या फिर प्रयागराज। तो इसका उत्तर जान लेते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 8 फरवरी 1962 को की गई थी। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति के बारे में आपसे पूछ रहा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर चित्रकूट? तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है दोस्तों वह हो जाता है बिजनौर, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। बिजनौर जिले में बुक्सा जनजातियों को महरा नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक जो है मेले हैं उनसे संबंधित क्षेत्र है, वो मेले कहाँ लगते हैं इसके बारे में आपसे पूछा है। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल,
बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक इसमें से गलत है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, यह बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, यह बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में लगता है, यह गलत है। शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में लगता है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह सी वाला उत्तर हो जाएगा। आइए विस्तार से इसको जान लेते हैं। देखिए, जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला जो है दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। वही शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका, दो तीन क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से बनने वाले हैं। इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जिसमें से तीन है एक नहीं है। तो एंड्रॉयड, आईओएस, लाइनक्स ये सभी जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पावर पॉइंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इससे हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, एमएस ऑफिस प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है दोस्तों। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है एक प्रकार का, ठीक है। बाकी एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? विषाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर जीवाणु से? तो जो हमारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है दोस्तों वह वायरस यानी विषाणु से होता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग है, यह एक संक्रामक रोग है, इसको फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर व पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी, तेज बुखार आदि लक्षण जो है प्रकट होने लगते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों हम। और अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिज कौन से है? संगमरमर, मैंगनीज, चांदी तथा सीसा। तो मार्बल, मैंगनीज, सिल्वर, लेड, इनमें बताना है अधात्विक खनिज कौन है। तो हमारा जो सही वाला ऑप्शन हो जाता है वह हो जाता है ए, यानी कि संगमरमर एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। इसके अतिरिक्त ये दिए गए विकल्प में मैंगनीज, चांदी, सीसा यह सभी जो है धात्विक खनिज है, जबकि संगमरमर जो है अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज रासायनिक तत्वों का एक विशेष समूह है, जिसके पिघलने पर कोई नया उत्पाद नहीं होता है उत्पन्न, ठीक है। जैसे रेत, संगमरमर, चूना पत्थर ये सभी अधात्विक खनिज माने जाते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों? यह आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है। तो केरोसिन, कांच, मिट्टी में या फिर सीमेंट में? इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाता है केरोसिन में। कि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। साइंस का प्रश्न है दोस्तों। तो मानव की सामान्य आंख के लिए जो दूरी मानी जाती है वह 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। देखिए दोस्तों, मानव की सामान्य रूप से स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहलाती है। और यह न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। और ये यहाँ तक अगर आ गए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या फिर नारंगी रंग? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही वाला ऑप्शन हो जाता है सबसे कम विचलन का अगर बात आता है दोस्तों तो वह हो जाता है लाल रंग हमारा सबसे कम विचलित होता है। आइए विस्तार से जान लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन या विचलन उनकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, तथा जिस रंग के प्रकाश दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। यानी दोस्तों, अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें, अगर तरंगदैर्घ्य अगर अधिक होगा तो विचलन जो है दोस्तों, विचलन जो है कम होगा। अगर तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक है दोस्तों तो विचलन इसका क्या है? कम है, ठीक है। वहीं अगर बैगनी रंग की बात करें दोस्तों, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है तो विचलन इसका अधिक होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं किस पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है। अगर किसी पिंड की ऊष्माधारिता पूछ रहा है दोस्तों, यह किस बात पर निर्भर करती है? केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार दोनों पर, पिंड के घनत्व पर, द्रव्यमान, आकार तथा तापमान पर? तो इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ए, पिंड के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आइए जान लेते हैं यह कैसे कार्य करता है। देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यह हो जाता है परिभाषा ऊष्माधारिता का, ठीक है। यदि किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु के द्रव्यमान
वह वस्तु के पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात ऊष्माधारिता वस्तु के ऊष्माधारिता जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्माधारिता का मात्रक जो है जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ऊष्माधारिता की मात्रा जो है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो दो दो प्रदेशों के नाम दिए हैं ऑप्शन में, इन दोनों प्रदेशों में कहाँ पर जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम। अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। देखिए दोस्तों हमारा जो एक सींग वाला गैंडा है वह हमारा पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पाया जाता है। आइए विस्तार से जान लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मानस अभ्यारण्य, ये दोनों जगह पर जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो असम में है। वहीं पश्चिम बंगाल का जो है जल्दापारा अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख है। देखिए दोस्तों एक सींग वाला गैंडा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। गैंडों की कम होती संख्या को देखते हुए दोस्तों 1900 जो है 87 में गैंडा परियोजना प्रारंभ किया गया। अगर हम गैंडा परियोजना की बात करें दोस्तों तो 1987 में जो है गैंडा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इनके सींग का उपयोग जो है औषधि के निर्माण में होने के कारण बड़े पैमाने पर जो है अवैध शिकार इनका किया जाने लगा है। तो अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी यह पाए जाते हैं। वहीं असम और पश्चिम बंगाल में यह पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के निम्नलिखित जीव भौगोलिक क्षेत्र में किस एक से संबंधित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय अल्पार्द्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या फिर उष्णकटिबंधीय नम वन। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय अल्पार्द्र वन यानी सब ह्यूमैट फॉरेस्ट। देखिए दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जौ भौगोलिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अल्पार्द्र वन पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश को भारत का जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है। तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या फिर खनन से। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह सी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट से जो है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। आइए विस्तार से जान लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों में कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। यानी जो जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसमें जो है कोल का जो दहन होता है दोस्तों उससे जो है फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है, जिनमें जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम के सिलिकेट और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें आर्सेनिक, कोबाल्ट, सीसा, कॉपर जैसी जहरीली धातुओं के कण भी पाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। यह जीवों में श्वसन तंत्र, रोग तथा पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करती है, जिससे पौधों की वृद्धि बाधित होती है तथा वायु गुणवत्ता का भी ह्रास होता है। तो फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों में के कारण जो है होता है। देखिए दोस्तों बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। अगर हम उल्टे पिरामिड की बात करें दोस्तों ये एक प्रकार का उल्टा पिरामिड होता है। यह पूछ रहा है किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है, समुद्री, घास मैदान, वन या फिर टुंड्रा। तो यह जो है उल्टा अगर बात करें तो यह समुद्री पिरामिड है दोस्तों। आइए जान लेते हैं विस्तार से इसके बारे में। देखिए दोस्तों खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सफल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है, जिससे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। वहीं जलीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का एक पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं। इसमें बायोमास के पिरामिड का आधार जो है छोटा होता है। किसी भी समय उपभोक्ता या बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। कोच्चि, मुर्मुगांव, कांडला या फिर नवी मुंबई। चार ऑप्शन आपके सामने लगे हैं दोस्तों। आपको बताना है कि जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, मुंबई में। विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थापना मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के उद्देश्य की गई थी। इसे देखिए दोस्तों नाभा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं।
देखिए दोस्तों, नुब्रा घाटी बगानों, बैक्ट्रियन ऊंटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, यानी कि नुब्रा घाटी बगान और बैक्ट्रियन ऊंट तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, यह आपको बताने हैं। कराकोरम जास्कर, जास्कर लद्दाख, लद्दाख पीर पंजाल तथा कराकोरम लद्दाख। इसका जो सही वाला ऑप्शन है दोस्तों, वह डी वाला ऑप्शन सही है। कराकोरम तथा लद्दाख के बीच जो है नुब्रा घाटी स्थित है। देखिए दोस्तों, नुब्रा घाटी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तर में कराकोरम तथा लद्दाख पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। यह अपने बगानों, दर्शनीय स्थलों, बैक्ट्रियन ऊंटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। इसे लद्दाख के बाग के रूप में जाना जाता है। इसी घाटी में श्योक तथा नुब्रा नदियां बहती हैं। इस घाटी में खारदुंगला दर्रे से होकर पहुंचा जा सकता है। खारदुंगला एक दर्रा है दोस्तों, खारदुंगला एक दर्रा है। ठीक है। नुब्रा नदी घाटी का जो है उद्गम जो है सियाचिन ग्लेशियर से होता है। नुब्रा नदी का नदी की सहायक नदी श्योक, सिंधु, ये सभी नदी जो है सहायक नदियां हैं। आइए जान लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आपको बताना है भारत की प्रथम महिला निर्वाचन मुख्य आयुक्त कौन थी। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वहां पर सी वाला हो जाता है। आइए उनसे जुड़े कुछ अनुच्छेद को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 324 के 2 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होंगे। ठीक है। राष्ट्रपति समय समय पर नियत करता है। ठीक है। संख्या संविधान द्वारा तय नहीं की जाती। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल देखिए दोस्तों 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष का, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। वे किसी भी समय त्याग पर दे सकते हैं। ठीक है। उनको कोई दबाव नहीं होता है। उन्हें कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसकी रीति आधारों से हटाया जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को शेष आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों से हटा सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। हमारा 34वां प्रश्न दोस्तों। ठीक है। 50 प्रश्नों का सीरीज है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत मेहनत लगता है आपके लिए यह सीरीज तैयार करने में। ठीक है दोस्तों, तो अपना सपोर्ट हमें जो बनाए रखिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। देखिए दोस्तों, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, ए बी दोनों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही वाला ऑप्शन हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 224 के तहत अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? यानी कि जो है जून जो है 1947 जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी दिल्ली में, जिन्होंने विभाजन पर जो है समर्थन दिया था। तो वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी या फिर अबुल कलाम आजाद। ये तीनों तो हो ही नहीं सकते दोस्तों, तो इसका जो सही वाला ऑप्शन जाता है अबुल कलाम आजाद जी। आइए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई गई। ठीक है। इस बैठक में अबुल कलाम आजाद ने विभाजन के प्रस्ताव का जो है समर्थन किया। अबुल कलाम आजाद ने जो है विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया। विभाजन प्रस्ताव को 14 जून 1947 को कांग्रेस की समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। इस बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत विभाजन के विपक्ष में जो है मतदान किया था। आइए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन है पी मित्रा, वारिंद्र घोष, बी डी सावरकर या फिर नरेंद्र गोसाई। आपका जो सही वाला ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, वो ए वाला हो जाता है। पी मित्रा जो है अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं, वही इनके कुछ सदस्य होते हैं। ये जान लेते हैं विस्तार से। देखिए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात जो है भद्रलोक समाज से हुआ है। ठीक है। किंतु प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी, जिसका गठन जो है 1902 में हुआ। मिदनापुर में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ ने की, जबकि इसका गठन कलकत्ता में पी मित्रा और सतीश चंद्र बोस ने किया। जतिन नाथ बनर्जी, वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदस्य हुआ करते थे। इस समिति द्वारा युगांतर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया है। देखिए दोस्तों, युगांतर पत्रिका की बात करें तो यह जो है अनुशीलन समिति जो है प्रकाशित किया जाता था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की बात करा दोस्तों, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा राममोहन राय। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन जाता है विवेकानंद जो है वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। देखिए, स्वामी विवेकानंद, इनका जीवन देखिए 1863 से 1902 तक
वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, ठीक है। वर्ष 1984 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। वह व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। वे नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। उन्होंने पश्चिम दुनिया में वेदांत और हिंदू आध्यात्मवाद के सिद्धांतों का प्रचार करने ब्रिटेन की यात्रा भी की थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? यह हमारा जो है वैदिक काल से प्रश्न दोस्तों। तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, अनुष्टुप या फिर त्रिष्टुप, जगती। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा त्रिष्टुप। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है त्रिष्टुप है। कितना? 4253 बार इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद जो है गायत्री छंद है, 2467 बार इसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो है जगती छंद है, 1358 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। गायत्री छंद में सबसे कम 24 शब्द है, ठीक है। जगती छंद में सर्वाधिक 48 शब्द होते हैं। अनुष्टुप महाकाव्यों का प्रधान जो है छंद है, ठीक है। तो सबसे जो लोकप्रिय है वो है त्रिष्टुप हो जाता है ऋग्वेद में। आइए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न है दोस्तों। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से हुआ है? तो इसका लहुरा लहुरा देव, सोनूवार, सोगौरा, कौशाम्बी। इसका जो सही वाला ऑप्शन हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा लहुरा देव। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। नवीन खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य गंगा घाटी में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव से मिला है, जहां से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। आगे बात करेंगे, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? चार ऑप्शन है, च, ट, ठ, ड, ठीक है। तो मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का जो है उदाहरण यहाँ पर जो हमारा सही वाला ऑप्शन हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है बी। देखिए दोस्तों, जिन वर्णों को उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है मूर्धन्य कहलाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र और श, ये सभी जो है मूर्धन्य वर्ण बोले जाते हैं। वहीं अल्पप्राण की बात कर लें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी यह कह लीजिए 1, 3, 5, ये जो है अल्प प्राण माने जाते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, य, ट, ड, अड़, त, द, ठीक है। न, प, ब, म भी हैं। वहीं अल्प प्राण में य, र, ल, व भी आते हैं, ठीक है। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। वर्गों के पहले व दूसरे वर्ण तथा श, श, श यानी कि ऊष्म वर्ण जो है अघोष वर्ण बोले जाते हैं। तो वर्ग के पहले, वर्ग के दूसरे तथा चौथे, पहला पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण जो है अघोष वर्ण जो है वर्ग के पहले दूसरे जो है बोले जाते हैं। वर्ग के पहले व दूसरे वर्ण, ठीक है। वर्ग के पहले व दूसरे, वर्ग के पहले व दूसरे जो है अघोष वर्ण बोले जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों। तो ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद यहाँ पर ब्रह्म धन ऋषि है, बहम धन ऋषि है, बहमा धन ऋषि है, ब्रह्मा धन ऋषि है। तो यहाँ डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। हिंदी के 10 प्रश्न हमने आपके लिए लगाए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद ब्रह्म धन ऋषि है। यह एक गुण संधि का उदाहरण है। यदि अ या आ के बाद ई या उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए या ओ और अर हो जाते हैं। जैसे समुद्र उर्मी में समुद्र उर्मी, गंगा उर्मी में गंगोर्मी, देव ऋषि में देवर्षि, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण है जो आप अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात करें दोस्तों, बढ़त बढ़त संपत्ति लल सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समूल कुमिलाए। तो इसमें जो है अलंकार पूछ रहा है दोस्तों, तो किस प्रकार का इसमें अलंकार है? देखिए दोस्तों, इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर उपमा। इसका जो ए वाला ऑप्शन हो जाता है दोस्तों वह जो है रूपक अलंकार इसमें है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसमें जो उपसर्ग है वह हो जाएगा अधि और मूल शब्द हो जाएगा करण, ठीक है। तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। देखिए दोस्तों, जो नीलोत्पल में हमारा जो है कर्मधारय समास हो जाता है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जान लेते हैं विस्तार से इसको। देखिए दोस्तों, नीलोत्पल समास शब्द का जो है समास अगर विग्रह होगा नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, जहां पर जो है उत्पल का विशेषण जो है नीला है, अतः विशेषण और विशेष के संबंध के कारण जो है नीलोत्पल में कर्मधारय समास होगा। वही अव्ययी भाव की बात करें तो अव्ययी भाव में जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है दोस्तों, तथा अव्यय होता है।
तत्पुरुष समास में जो है पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद जो है प्रधान होता है। वहीं बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता क्या होती है? तत्पुरुष समास के बीच में कारक चिन्ह भी छुपा होता है। देखिए हमारा 45वां प्रश्न है, संयुक्त वाक्य याद कीजिए। इसमें देखिए संयुक्त वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में चार वाक्य हैं और संयुक्त वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य सही है। यदि वह झूठी गवाही नहीं देता तब राम जेल से बाहर होता। बिल्कुल गलत। झूठी गवाही न देने के कारण राम जेल से बाहर है, तो यह भी हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है। राम जेल में है क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी, ये भी गलत है। उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम जेल से बाहर होता। यह देखिए बिल्कुल सही वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। देखिए यह इसका जो है विस्तार रूप से बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप काज महाकाज का अर्थ है आप काज महाकाज, यानी अपना काम महान काम होता है। देखिए दोस्तों, अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है फिर क्या हुआ? काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ये सही है। सबको अपने समान समझना सबसे बड़ा काम है, यह गलत है। यानी हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, मृत्यु के इच्छुक के लिए जो है एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मुमुक्षा, मुर्मुषा, मुर्मुष या फिर मुर्मुष। देखिए दोस्तों, मृत्यु के इच्छुक की बात करें तो इसका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा मुर्मुष। बाकी चीजें मैं आपको देखिए बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु का इच्छुक या मृत्यु के इच्छुक को जो है मुर्मुष कहते हैं। वही मृत्यु की इच्छा अगर होगी तो मुर्मुषा हो जाएगा, और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा हो जाएगी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष हो जाएगा। तो इसमें देखिए मेजर डिफरेंस दोस्तों, मुर्मुष, मुर्मुषा, मुर्मुक्ष या मुमुक्ष में। ठीक है, तो इसमें मेजर डिफरेंस है, यह आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे, इसलिए हमने सारे ऑप्शन को जो आपके सामने लगा दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख कर जो है 2-3 बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो है कंठस्थ हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? प्रशंसा का निंदा सही है। विलोम शब्द बताना है कि यह इसका कौन सा इसका विलोम शब्द है। स्वकीया का परकीया सही शब्द है। सज्जन का दुर्जन विलोम होता है, लेकिन प्रलय और प्रलय का जो है उल्टा ध्वंस नहीं होता दोस्तों। प्रलय और ध्वंस दोनों एक ही चीज है, इसलिए हमारा यह वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। निम्न में से एक शब्द दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्लेश, संताप, पीड़ा या फिर पश्चाताप। क्लेश मतलब भी दुख होता है, पीड़ा मतलब भी दुख होता है, संताप मतलब भी दुख होता है, लेकिन पश्चाताप मतलब दुख नहीं होता। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। पश्चाताप दुख का पर्यायवाची नहीं है। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा होता है, जबकि क्लेश, संताप, पीड़ा दुख के पर्यायवाची हैं। इनके अन्य पर्याय क्या है? व्यथा, कष्ट, उद्वेग, वेदना, खेद, विषाद, संकट आदि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन बॉन्ड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप या फिर अनुपमा उपाध्याय। तो आपको बताना दोस्तों, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? चार ऑप्शन, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप या फिर अनुपमा उपाध्याय। ये जान लेते हैं विस्तार से। देखिए दोस्तों, ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निवेश किया है। ठीक है, यह उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने निवेश किया है और उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। यह प्रश्न आपके लिए दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो चार देश हैं, इस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। यह प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।